आते हुए कहा था, विरोध किया था कि नहीं बताइए, हमने अश्लील वेबसाइटों पर रोक लगाई थी। इसका मैं कहता हूं कोई जाके 2014 की डिबेटें निकाल के देख ले, ये लोग बहस कर रहे थे। हम देश के प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति के 2011 की जनगणना, ये स्टेप वाइज होगा ना। अच्छा। ये तो सारा हम ही ने बुनियाद रखी है। आप देखिए 68% शहरी क्षेत्रों में बैंक के अकाउंट थे 2011 की जनगणना। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के पास डेटा है। उस समय हिंदुस्तान में 55% रूरल एरिया में बैंक अकाउंट थे। 2,68,000 गांवों में हमने बैंकिंग सुविधा पहुंचा दी थी। और जो बैंक के करस्पॉन्डेंट्स थे, आप कह रहे हैं मोदी जी का मॉडल आपने शुरू किया? नहीं, मोदी जी ने तो क्या किया, डीबीटी कह रहे हैं, वो डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। अरे साहब 36% केस इन सर्कुलेशन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया क्या बताइए आप? ये तो बड़ा गाना गाते थे नोटबंदी का। मैं आपको एक और तथ्य देना चाहता हूं। जिस कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, जियो वाले, क्या किया इन्होंने? इस 4 जुलाई को देश के सब लोगों को जानना चाहिए, हिंदुस्तान के सबसे पहली जो सेवा देने वाली संस्था थी मोबाइल की, वो थी बीएसएनएल। उस बीएसएनएल को 4G के नेटवर्क के लिए क्या कहते हैं कि इंडिजीनियस इक्विपमेंट लेने होंगे आपको, तब आप आपके 4G के नेटवर्क को स्टेब्लिश करो। बरसों तक उसको पीछे धकेल के रखा। 109 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन हिंदुस्तान में हैं, उसमें से 91.6% किसके पास है? वोडाफोन के पास है, एयरटेल के पास है और जियो के पास है। क्या किया उन्होंने? 4 जुलाई को 20% तक अपना टैरिफ बढ़ा दिया, अपने रेट बढ़ा दिए। प्रधानमंत्री जी इंटरवीन किया, 34,836 करोड़ रुपए का डाका आपकी जेब पर डाल दिया प्रधानमंत्री जी। अब मैं नहीं कह रहा हूं, एक के बाद एक सिलसिलेवार मैं आपको बात बताऊंगा कि जो प्रधानमंत्री जी भाषण देते, वक्तव्य और व्यवहार का उनका अंतर। क्या हाल किया आपने कहा गरीब का बेटा हूं, गरीब के बेटे ने गरीबों का क्या हाल किया प्रधानमंत्री जी, जो हिंदुस्तान की बैकबोन है, यहां का अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आपके पास जो अभी रिपोर्ट एनएसएसओ ने सबमिट की जुलाई 2024 में, उसने कहा कि जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको 1,60,00,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। उस 11 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी को लॉस हुआ। किससे? आपकी नोटबंदी से, गलत जीएसटी से और कोविड में आपने लोगों की मदद नहीं की प्रधानमंत्री उससे। ठीक है। तो वो आपने आखिरी बात करने दीजिए। उन्होंने सरस्वती की बात की कि ये रास्ते में खड़े रहते हैं जब सरस्वती बुद्धि बांट रही थी। हाँ प्रधानमंत्री जी, हम तो अड़ गए थे, बुद्धि की दात्री हमें दीजिए, लेकिन आप कह रहे थे होम हीम श्रीम क्लीम कुबेराय नमः, कुबेराय नमः। अपने धन्ना सेठ दोस्तों के लिए आप चाहते थे कि 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए और हिंदुस्तान का गरीब किसान की आमदनी 27 रुपए रोज रह जाए प्रधानमंत्री जी। तो ऐसे गरीब का बेटा जो गरीब को निहाल नहीं कर सकता, जो गरीब के लिए काम नहीं कर सकता, उसकी आवश्यकता नहीं। नौकरियों का मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया है और 2024 के नतीजे ये बताते हैं कि ये जो डिजिटल पर अपनी पीठ थपथपाना है वो कहीं कमजोर पड़ गया नौकरियों के मुद्दे पर। जल्दी से छोटा जवाब, फिर आप लोग हाथ उठाइएगा सवालों के लिए। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी के भद्र और विद्वान प्रवक्ता हैं, पर इनका करेक्शन कर दूं, आज की जनरेशन को नहीं याद होगा, इंडिया में पहला मोबाइल एयरटेल को मिला था, बीएसएनएल को नहीं। मोबाइल टेलीफोनी का पहला लाइसेंस नरसिम्हा राव के समय में एयरटेल को मिला था। उसके बाद हम लोगों के बचपन में याद है एयरटेल था, एसआर था, आइडिया था। और मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर अटल जी की सरकार 98 में नहीं आ गई होती तो आज आपके हाथ में जितने भी मोबाइल की कंपनियां, सबके सब देशी कंपनियां हैं। वोडाफोन का एक बाहर का इन्वेस्टमेंट छोड़कर ये सब विदेशी कंपनियां होती। इनके दौर में हमेशा विदेशी कंपनियां आई और बाद के दौर में भी विदेशी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका ज्यादा मिलता है। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो 1999 नवंबर सियाटल की कॉन्फ्रेंस में WTO में हमने क्या किया था, ये जाके कोई चेक कर ले। अब आते हैं इसके ऊपर, जो इन्होंने ये बात कही तो याद करिए उस समय 1 GB डाटा कितने का था 2014 में, और आज 1 GB डाटा कितने का? डाटा आज की डेट में वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वैसे डाटा है। 1/25 कीमत है। और स्पीड कितनी थी? इन्होंने कहा कनेक्शंस की बात, 14 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, आज 84 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है। और अगर वो राहुल गांधी शब्दों में बंटवारा करने लगते 14 करोड़ में कितना बांट पाते? 140 करोड़ में। अब जाके हम 84 करोड़ में पहुंचा के आए हैं। इसलिए उनकी सोच और इनकी सोच में एक भारी अंतर। और अंत में एक और बात कह दूं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में 46% ग्लोबल में हमारा है, 46%। ये उस देश के बारे में जिसमें लोग कहते थे कि लोग कम समझदार हैं। और नौकरी के बारे में मैं कह देना चाहता हूं, नौकरी का सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यानी कोई एम्प्लॉय बनेगा तो उसमें पैसा जाएगा ना, और उसके बाद उसका एम्प्लॉयर पैसा डालेगा। 11 करोड़ कुछ ईपीएफओ अकाउंट थे, आज 29 करोड़ है। इसका मतलब कहीं अगर इसमें से आप मान लें कि 2/3 भी नए बने हैं तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नए आए ना। जब एम्प्लॉय बना
तब उसने अपना ईपीएफ कटाया और उसी में किसी ने ईपीएफ डाला। ये सारी बात हवा में थोड़ी हो रही है। मैनेजमेंट वाले कितने छात्र हैं? अब आप लोग अपने सवाल इस पर पूछ सकते हैं क्योंकि बात और एक लाइन और कह दूं, जल्दी। इन्होंने धन कुबेर की बात कही तो सारे देश ने अभी चुनाव में देखा है, 7 समुंदर पार से बैठे हुए एक धन कुबेर जॉर्ज सोरोस ने कहा मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी जी की सरकार गिराने के लिए। धन कुबेर किसके साथ खड़े हैं विदेश वाले आज तक पता है। बात दूर पहुंच गई है, 7 समंदर पार जॉर्ज सोरोस आ गए हैं। बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। लेके चलिए। सेबी की चीफ भी थी उसमें, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी थे। क्या आरोप है उस पर? उसने खुद ने कहा कि 2020 में यह बात सामने आई थी कि अडानी की कंपनी में 13 जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो थे उन लोगों ने वो ओपेक स्ट्रक्चर के थे। उसमें ये बात सामने आई कि उन स्ट्रक्चर्स का पता नहीं था कि किन की कंपनियां हैं वो। और आरोप ये लग रहे थे कि अडानी जी के भाई विनोद अडानी और चांग चुंग लिंग, एक ताइवान का आदमी जो चाइनीज नागरिक है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ। ये बात उस रिपोर्ट में आई थी, तो विदेश तक बात गई है तो दूर तक लग जाएगी। देश को गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या रोजगार के नौकरियों के अवसर आप लोगों के पास है? क्योंकि जो बैकबोन हिंदुस्तान की वो प्रधानमंत्री जी ने तोड़ दी है। 60 लाख एमएसएमई तो परमानेंट रूप से बंद हो गए थे जिस समय इन्होंने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। रातों रात आए प्रधानमंत्री जी और बताइए ना, आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कैश इन सर्कुलेशन इतना क्यों बढ़ गया? आप कहते थे काउंटरफिट करेंसी बंद हो जाएगी, बताइए ना काउंटरफिट करेंसी क्यों बढ़ गई? प्रधानमंत्री जी, इनके जवाब इनके पास नहीं है, देश के लोगों के पास के जवाब देने के लिए नहीं है। कुछ धन्ना सेठ हिंदुस्तान के सिर्फ अकूट संपदा कमा रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये रिपोर्ट सामने आती कि देश के 5% लोगों के पास 60% संसाधन पहुंच गए। अब कुछ सवाल ले लेते हैं। 83% लोगों की आमदनी कम हो गई और 12 करोड़ विकास का दम भरती है, लेकिन उसके बावजूद 10 साल से गरीब और अमीर की खाई क्यों बढ़ती जा रही है? जवाब दीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि हमने 29 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अगर गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है तो 84 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन कहां से मेरे भाई? 14 करोड़ से अगर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन है तो इसका मतलब उसकी वो स्थिति हुई है कि वो इंटरनेट रख सकता है, इसका मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर है। पहले 14 करोड़ थे। मेरा सवाल बीजेपी से, मेरा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे, लेकिन फिर जनता क्या करेगी? जनता के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? जनता को आप नौकरी कैसे देना चाह रहे हैं? आप कहते हैं आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ जाएगा, वो आज तक जनता के अभी तक भी नहीं आया। वो आप सिर्फ गरीब का वो करके फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ जीतना है, इसलिए आप गरीब को ऊपर रखते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं गरीब को। मैम टाइम सेविंग हो रही है कंज्यूमर की, जल्दी जो इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहे हैं इजी वे में हो रहे हैं। पहले लेंदी फॉर्मेट हुआ करता था, टाइम लगता था बैंकों में काम करने में, बिजनेस वगैरह जो भी थे बहुत लेंदी प्रोसेस होती थी। आज के टाइम में बहुत जल्दी काम हो जाता है और आसानी से हम लोगों को फायदा होता है जो बिजनेसमैन है। ठीक है, मतलब सवाल नहीं पूछना था आपको, बात कहनी थी। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। एक चाय बेचने वाला हमारे देश में इतनी प्रोग्रेस लेके आ गया, विदेश से पढ़े हुए राहुल गांधी इतनी प्रोग्रेस क्यों नहीं ला पाए? हमारा देश पहले भारत बहुत ज़्यादा नीचा था, अब वो ऊपर आ चुका है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, एक साथ जल्दी। मेरा सवाल आप दोनों से है। मेरा सवाल आप दोनों से है, जब चुनाव रहते हैं तभी सारी योजना, तभी सारे नौकरी के फॉर्म क्यों निकलते हैं, उसके पहले क्यों नहीं निकलते? हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से। आज बीजेपी जो भी काम करती है आप कह देते हैं कि ये तो हम बताए थे, ये हमारा प्लान था, लेकिन आज ये हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट की और कंप्यूटर की। 1991 में आ गया, राजीव गांधी सरकार में आ गया, लेकिन फिर आपकी 10 साल सरकार रही, आपने कहाँ देश के किस कोने में, किस गाँव में आपने इंटरनेट पहुँचा दिया? क्या आपका उसमें प्लान था? LPG आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा संभाला। फिर आपकी 10 साल सरकार रही, आपने कहां वो उसको इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा पाया? किस आप बात करते हैं कि इनके काम हमारे प्लान थे? ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, फिर नौकरी पे जाएंगे। देखिए, सिलिकॉन वैली और डायस पार्क कब बने? कब भारत का परचम लहराया वहां? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इन्होंने पूछा अभी कि कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, ये नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 15 करोड़ किसान परिवारों को जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस ने नीचे पहुंचा दिया। 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। नचिकेता मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़िए, जो हमारी सरकार के समय आई थी। हमने संकल्प लिया था कि जनवरी 2016 तक हम यूनिवर्सलाइज, हम देश के प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति के बैंक के अकाउंट खोल देंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस इंटरनेट
इंटरनेट की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर मिशन किसका था? 2.5 लाख ग्राम पंचायत में इंटरनेट पहुंचाने का संकल्प न सिर्फ हमने लिया बल्कि उस पर काम प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सौंप दिया गया। जो भारत सरकार की संस्थाएं थी उनको मैंने पूछा, इनका जवाब इनके पास इसका जवाब नहीं है। उन मुट्ठी भर नौकरियों पर जवाब, छोटा-छोटा कमेंट, लंबा भाषण। मैं चाहती हूं सवाल ज्यादा हो, जवाब बिल्कुल। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य को पढ़िएगा एक बार। उन्होंने कहा है कि ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, तब रोजगार के अवसर आपके पास होंगे। हिंदुस्तान में 5 कंपनियों ने मोनोपोली बना ली है और वो इन्फ्लेशन के लिए भी जिम्मेदार है और वो भारत की प्रगति को रोकने के लिए भी जिम्मेदार है, जिन पर सरपरस्ती इन लोगों की नौकरी। देखिए डिजिटल, पांचों का नाम क्या क्या है? पांचों का नाम क्या क्या है? पांचों बड़ी कंपनियां, रिलायंस का दिया है, एयरटेल का दिया है, ऐसी 5 बड़ी कंपनियां आप कहें तो मैं अभी निकाल के नाम अगले राउंड। देखिए डिजिटल कौन नहीं चाहता, तो किसने बनाया? मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं, कोई जाके चेक कर सकता है। जब अटल जी की सरकार आई तब आईटी रिवॉल्यूशन आया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दुनिया में पहला कार्यालय अमेरिका के बाहर खोला है, तो 1998 में भारत के बेंगलुरु में खोला। 1998 में किसकी सरकार थी केंद्र में? अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, मगर ये क्यों नहीं चाहते? अभी कर्नाटक में किस स्कैम हुआ जिसमें अलॉटमेंट हुआ? बेंगलुरु जो कि आईटी कैपिटल मानी जाती है, वहां ई ऑक्शन नहीं हुआ। ई ऑक्शन से डरते हैं क्योंकि ई ऑक्शन में ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद धीरे से किसको दे दिया गया? मुख्यमंत्री पर भी आरोप है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में ले लिया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने अपने लिए स्पेशल जमीन अलॉट करवा ली। क्यों? ई ऑक्शन नहीं किया गया। इसलिए डरते हैं क्योंकि ये उसी थ्योरी में विश्वास करते हैं कि 1 रुपया चले तो 85 पैसे इन लोगों की। 85 पैसे, देखिए एग्जैक्ट बताएं सेंटेंस क्या था राजीव गांधी जी का, कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते आते घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है, यानी 85 पैसे घिसते घिसते हाथ में पहुंच जाता था। ये वही चीज चाहते हैं, इसलिए इनके साथ ये स्थिति है। जल्दी से मेरा सवाल बीजेपी से है। जब आप बोल रहे हो कि जो गरीबी है वो घटती जा रही है, तो फिर राशन क्यों बांट रहे हो आप इतने सारे? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकले हैं तो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हमें इसलिए संभाल के रखनी कि कहीं वो स्लिप करके दोबारा न चले जाएं। इसीलिए मैंने कहा अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, चलेगा या अनंत चलेगा? अब बता रहा हूं, अभी कुछ साल 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है तो 84 करोड़ के पास इंटरनेट है, इसीलिए। वरना 60 हटा दीजिए तो भी 24 करोड़ तो ऐसे है ना। अगर आप ये 60 भी मान लें, वैसे वो 60 नहीं होगी फिगर क्योंकि उसमें 20 करोड़ के आसपास बच्चे भी होंगे, तो अगर आप ये माने तो 40 करोड़ ऐसे हैं जिनको अगर राशन न मिल रहा होता तो उनके हाथ में इंटरनेट नहीं होता। इसलिए ये एक सार्वभौमिक प्रगति के लिए यह प्रयास किया गया है। जल्दी जल्दी। मेरा सवाल सर कांग्रेस से है। आप बार बार कह रहे हैं गरीबी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। क्या इसका ये कारण तो नहीं है कि आपकी तरफ के प्रवक्ताओं के पास 1000 करोड़ लगभग, उससे भी ज्यादा बल्कि काला धन पाया जा रहा है? मेरा नाम दिवेश कुमार सिंह है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से है कि आपने कहा कि 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारा विकास किया, फिर भी बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ पे बेरोजगार लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी भी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो बेरोजगारी दर ज़्यादा क्यों है? उसकी चोट तो इनको लगी है लोकसभा में। बेरोजगारी दर इस समय 4.75% है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। और जो आपने बिहार की बात कही, बिल्कुल सही बात है। लंबे समय तक बिहार को उस स्थिति में रखा गया। अन्यथा आप में से शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, बिहार आजादी के आसपास 4थे या 5वें नंबर पे था स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। पिछले कुछ सालों से कौन बेड़ा गर्क कर रहा है? अरे वही जिसको आपने वापस गले लगा लिया। नहीं। हाँ हाँ सुनिए, 2005 कभी उधर जाते हैं फिर इधर आइए 2005 कारपेट ऐसे। सुनिए 2005 तक 58 साल तो या तो कांग्रेस रही या लालू जी रहे। पिछले 10 साल अब पिछले कुछ सालों में अगर आप आइए तो जो बिहार में बदलाव नीतीश बाबू आइए। नहीं अब सुनिए, आप तो बिहार की हैं। 2005 में ग्रोथ इसीलिए तो पूछ रही हूँ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या थी? अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ निगेटिव थी। निगेटिव से पॉजिटिव लाके हमने किया है। तो भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां बिजनेस की ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई हो। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में निगेटिव थी और इनके समर्थन से सरकार चल रही थी। अंजना जी, लालू यादव जी की सब बेड़ा गर्क तब होता है जब इनके साथ चलती है। आपके साथ चलती है तो खुशियों की नदियां बहती हैं। अच्छा चलिए एक बात, चलिए एक लाइन बोलता हूं। बिहार में चुनावी हिंसा होती थी कि नहीं? बोलिए। होती थी, अब होती है? नहीं होती है। इतना अंतर तो साफ दिख रहा ना, बाकी बहस बाद में कर। बस यही आपका विकास है। अरे ये विकास क्या? चुनावी हिंसा अरे साहब, जिस राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती थी उस राज्य में
उस राज्य में आज हिंसा होना बंद हो गई। अंजना जी, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, सबको पता है चुनावी हिंसा होती थी, आज नहीं हो रही। अंजना जी एक सेकंड सवाल आने दीजिए। मैम, मेरा क्वेश्चन कांग्रेस प्रवक्ता से है कि सर, आपको बीजेपी के हर एक डेवलपमेंट वर्क पे क्यों इतना क्वेश्चन उठाते हैं आप लोग, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो सड़कें बनानी हो। मैं खुद अभी आपने बैंक की बातें की, इंटरनेट की बातें की कि हर जगह इंटरनेट सुचारू रूप से चलाई जानी चाहिए। आपने बैंकें बहुत खोली, लेकिन उस बैंकों का सही से काम करना भी जरूरी है। मैं बनारस से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे पहले, जब आज से 10 साल पहले देखा जाए, 15 साल पहले देखा जाए, तो वहां पे एजुकेशन लोन लेना बहुत मुश्किल था। आज मैं एक छोटे से बैंक में, यूपी बड़ौदा बैंक है, वहां पे मैं गया एजुकेशन लोन लेने के लिए। मैं आज गया, कल मेरा लोन प्रोसेस हो गया और वो पास भी हो गया। तो उस टाइम में ऐसी चीजें क्यों नहीं होती थी? आप बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं बीजेपी पे, तो डेवलपमेंट के ये वर्क तो अपना अनुभव बता रहा है, बनारस का लड़का बता रहा है। बैठिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मार्जिनल वोट से वहां जीत पाए बनारस। ये जवाब है आपका? नहीं, सुन तो लीजिए ना। बनारस से है नहीं, एजुकेशन लोन तो उसका आसान हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन नौकरी मुश्किल हो गई। आज जितने युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। आजाद भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। आपने कहा था ना, ये विरल आचार का आर्टिकल है, उसमें वो कह रहे हैं कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर का कहना है कि बाजार में उनका प्रभुत्व मुद्रास्फीति को लगातार उच्च स्तर पर बनाता है। और कौन सी कंपनियां हैं? वो कह रहे हैं कि अंबानी समर्थित रिलायंस समूह, आदित्य बिरला समूह, अडानी समूह, भारतीय टेलीकॉम, शीर्ष 5 जो कंपनियां हैं, उन्होंने ऐसी मोनोपोली स्थापित की। और राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि हर एक क्षेत्र में क्यों आप अडानी जी, एयरपोर्ट अडानी जी को देंगे, पोर्ट आप अडानी जी को देंगे, सीमेंट की फैक्ट्रियां अडानी जी लगाएंगे, लोहे का काम अडानी जी करेंगे, तेल के खेल में अडानी जी आएंगे, दाल पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अडानी जी समझौता करेंगे। जानते हैं 230 रुपए दाल पहुंची कब? जब 25 मिलियन टन भारत के दाल का प्रोडक्शन था। क्यों? क्योंकि 2 बड़े धन्ना सेठों ने नेक्सस बना लिया। आज तेल का खेल क्या चल रहा है? कौन है? आज तेल का खेल अडानी अंबानी? नहीं, अडानी अंबानी नहीं। एक तो हमारे योग गुरु हैं बहुत बड़े, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन काय डरते हैं अडानी जी? नहीं, शासन करवा दिया, इन्होंने इनको शीर्षासन करवा दिया। अब देखिए, आपको यह जानना चाहिए कि तेल, अभी कह रहे थे ना, अभी प्रश्न पूछा महंगाई पर बड़ा व्याख्यान दे रहे थे। भाई साहब, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हुआ। 60-70 रुपए का तेल 200 रुपए के पार कैसे हो गया? प्रधानमंत्री जी का लाल किले की प्राचीर से पहला भाषण सुनना, किसान भाइयों ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन खूब करिए, मैं चाहता हूं इंडिजीनियस तेल का प्रोडक्शन हो। प्रधानमंत्री जी, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन तो 26% बढ़ गया, लेकिन इंडिजीनियस तेल का प्रोडक्शन बढ़ा क्या? क्यों? क्योंकि मित्र लोग कूद गए तेल के धंधे में। तो इस मोनोपोली को नहीं तोड़ेंगे तो आपके रोजगार, मोनोपोली से एक नेक्सस बन रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनका कहना, और ये सच है ना। पहला दाल ने डबल सेंचुरी लगाई, पेट्रोल ने सेंचुरी लगाई। सुनिए, मोदी जी 1,65,000 से बनारस जीते, वो तो हार के बराबर था। और अखिलेश यादव अपनी खानदानी सीट पे 1,72,000 से जीते, कमाल कर दिया था साहब। मतलब आप लोग ही गजब करते हैं। और अभी इनको बताता हूं, इन्होंने कहा अडानी जी को पिछले 1 साल में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट मिला है 60,000 करोड़ रुपए का, अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार में। आइए अडानी जी, अब आप आइए, सबसे बड़ा अगर माइंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो भूपेश बघेल की सरकार में 11,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में। आइए अडानी जी। उसके बाद पोर्ट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है केरल में। आइए अडानी जी। उसके बाद महाविकास आघाड़ी ने दिया है, तो आइए अडानी जी। और अभी तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी ने कहा आइए अडानी जी। गजब है साहब, तो आइए अडानी जी, आइए अडानी जी। और यहां पे अब मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं, मैं कोई बात हवा में नहीं बोल रहा हूं। 1 मिनट पूरी बात कर लूं सर, उसके बाद आप जाके चेक करिएगा। जो जॉर्ज सोरस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ना, जॉर्ज सोरस के बेटे का नाम है शायद जोनाथन सोरस, वो एक एनजीओ चलाता, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। उसने भारत के ऑयल इंपोर्ट के बारे में पूरा एक लॉबिंग की है। उन्होंने बाकायदा थिंक टैंक में यह बताया है कि भारत की ऑयल पे निर्भरता कम करना है, चूंकि रशिया से हम ले रहे हैं और रूपी रूबल में ले रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर पे प्रभाव ना पड़े। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें मैं जो ये आप ये बात कहते हैं ना, जाके चेक करिएगा। स्पुतनिक मैगजीन जो अमेरिका से निकलती है, उसने बताया है कि क्रिस्टोफर शेरलॉट, उसकी एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है, जिसने 2021 में यह कहा कि एक प्रोजेक्ट चलाना है, किसका?
कास्ट सेंसस का, हिंदू मेजॉरिटिज्म को खत्म करने के लिए रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, कोट करके बोल रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ खड़े रहते हैं। बताइए, ये एंडरसन वाली जो भोपाल गैस त्रासदी वाली कंपनी थी, उसके साथ खड़े हुए थे, यूनियन कार्बाइड के साथ, बोफोर्स के साथ ये खड़े, हॉविट्जर के साथ ये खड़े, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ ये खड़े, हिंडनबर्ग के साथ ये खड़े, बीबीसी के साथ ये खड़े, और हमेशा देशी कंपनियों के खिलाफ खड़े। और देशी कंपनी चाहे प्राइवेट हो या विदेशी, इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गया। एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, 1.5 साल पहले की बात है ना, कहते थे एलआईसी बर्बाद हो गया, ये कहते थे एसबीआई बर्बाद हो गया। एसबीआई ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो रिलायंस से ज्यादा है। अब ये बताइए, ये कहते थे एचएएल बर्बाद हो गया, एचएएल ने 2023-24 में 29,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लिया है। तो भारत की कंपनी की खिलाफत करनी है, सरकारी हो या निजी, और विदेशी कंपनी खिलाफ चू नहीं बोला है आज तक। 30 साल में एक विदेशी कंपनी खिलाफ बोला हो। जल्दी से एक छोटा सा जवाब। अंजना जी, अब इनको थीम सॉन्ग बदलना पड़ेगा फिर तो लगता है। हम अडानी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, ये गाना गाना पड़ेगा साहब। अडानी जी पर आरोप क्या है जानते हैं? किसने लगाया? आपकी डीआरआई ने। मोदी सरकार की डीआरआई ने 2014 में नोटिस दिया कि ओवर इनवॉइसिंग करके कोल लाया जा रहा है, ओवर इनवॉइसिंग करके पावर के इक्विपमेंट्स। क्यों? अडानी जी ने हिंदुस्तान में कहा कि मैं हिंदुस्तान के नागरिकों को एक स्पेसिफिक रुपए यूनिट या 4 या 5 रुपए यूनिट में बिजली दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोयला इतने का पड़ता है, पावर इक्विपमेंट इतने के पड़ते हैं। डीआरआई ने यह पकड़ा कि अडानी जी का भाई विनोद अडानी की कंपनी के नाम पर ओवर इनवॉइसिंग हो रही है। वो साउथ कोरिया से और चाइना से माल लेते हैं और ओवर इनवॉइसिंग करके अडानी जी को देते हैं। तो यह आरोप तो हमने नहीं लगाया। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी जांच आज तक ठंडे बस्ते में, क्योंकि वर्दहस्त है आपका। तो अडानी जी पर जब गंभीर आरोप लगे हैं, हमने तो नहीं कहा था। उनका तो आरोप है कि उनके साथ आपकी सरकार क्यों काम कर रही है। एक बात सुनिए, जो अनैतिक काम सत्ता की सरपरस्ती में होगा, आप निकालिए ना। कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो भी निवेश है उसमें क्या अनैतिक काम किया है? आपके साथ वो अच्छा काम करते हैं। देखिए अंजना जी, हमने प्रॉपर बिडिंग हो, जो भी काम होगा। देखिए यहाँ क्या हुआ, नीति आयोग ने और वित्त मंत्रालय ने आपत्ति ली कि 6 एयरपोर्ट एक आदमी को नहीं दे। हमने नहीं ली, मोदी सरकार की। उसमें हेर फेर करके दिया। राहुल गांधी जी ने वो बात सदन में उठाई, तो राहुल गांधी जी की अयोग्यता। अब 2-3 सवाल ले लेते हैं जल्दी से। मेरा नाम गामिनी पाठक है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि बीजेपी ने अपने टाइम में एक स्कीम निकाली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने अपने टाइम में कोई स्कीम क्यों नहीं निकाली? लड़कियों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? ठीक है सर, मेरा नाम सुजीत कुमार आया हुआ और मैं बिहार से हूँ। आपने सर बिहार पे बोला कि बिहार को मैंने बदला है सर, जहाँ पूरे देश में कि बच्चे स्नातक की डिग्री 3 साल में करते हैं, वहीं बिहार के बच्चे 6 साल में करते हैं। और आपकी सरकार बिहार में 20 साल से है। क्या बिहार के साथ पक्षपात करने के लिए आपको जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए महोदय, आपको याद है उससे पहले बिहार में अब 6 साल में डिग्री नहीं होती, एक दौर में 10-10, 12-12 साल। ये इनकी जनरेशन के सारे लोग दिल्ली इसलिए आते थे कि बिहार में तो पता ही नहीं रहता था कि कब होगा। और तो और सुनिए, जल्दी। अरे साहब, पढ़ाई तो छोड़िए, जान जहमत में रहती थी कि जिंदा रह पाएंगे नहीं, ये अब जद्दोजहद होती थी बिहार में। देश में रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक शोध में पता चला है कि जो रेप के केस बढ़ रहे हैं उसमें कारण कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट कंज्यूम करना है। तो इंडिया ऑलमोस्ट टॉप पे है अश्लील कंटेंट कंज्यूम करने में। तो सरकार इसको लेकर क्यों नहीं कोई कानून बनाती और विपक्ष ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाता? ये बच्चे ने बहुत सही बात कही है। आपको बात बताएं, जो पुलिस वालों से पूछिएगा कि इस तरह के जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें 2 चीजें बहुत कॉमन है। एक तो लोग नशे के गहरे आदी हैं, और दूसरा इस ढंग का अश्लील कंटेंट उनके उसमें बहुत मिलता है। मगर अफसोस की बात यह है कि शराब पीने को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। और याद करिए, हमारी सरकार ने आके पहले ही 6 महीने में जब अश्लील कंटेंट रोकने की कोशिश की थी, इन वेबसाइट पर रोक लगाया था, तो इन लोगों ने कहा था अच्छे दिन नहीं आए, अच्छी रातें भी खत्म करना चाहते हैं। ये वो लोग थे, बताइए विरोध किया था कि नहीं? हमने कहा था बिल्कुल ये रोकना चाहिए। इसलिए मैं इस बात पे कहना चाहता हूं, किसने कहा था? ये टीवी डिबेटों में आके इन लोगों ने mजाक उड़ाते हुए कहा था। विरोध किया था कि नहीं? बताइए। हमने अश्लील वेबसाइटों पर रोक लगाई थी। मैं कहता हूं कोई जाके 2014 की डिबेटें निकाल के देख ले, ये लोग बहस कर रहे थे कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये तो व्यक्ति को चयन करने को होना चाहिए। अगर ऐसे तो ड्रग्स भी खोल दीजिए। कौन कंटेंट पर उनका क्या? अरे टेलीविजन की डिबेट तो छोड़िए साहब, किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन कर्नाटका की विधानसभा में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक अश्लील कंटेंट देखते हुए। सुधांशु त्रिवेदी जी, शर्म नहीं आया आप लोगों को ये आरोप लगाते हुए? मैं पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स कैसे आने लगा?
कौन से देश से आने लगा बताइए। मुद्रा पोर्ट की मैं सच्चाई बताना चाहता हूं आपको, 23,000 करोड़ रुपए पॉन का कंटेंट पर एक बार वापस आते हैं। पॉन कंटेंट पर कांग्रेस पार्टी का क्या? कांग्रेस पार्टी का तो स्पष्ट मानना है कि ये पॉन, और वो अभी इन वर्षों में, बीते 10 वर्षों में कितने अधिक बढ़ गए, ये सब बच्चे जानते हैं। स्टैंड पूछ रही हूं सर। हमारा वैसे प्ले बॉय में राजीव गांधी और नेहरू जी दोनों का इंटरव्यू है प्ले बॉय मैगजीन में, होना चाहिए। और दूसरा नशे से, याद करके देख लीजिए। दूसरी बात जो उसी कैटेगरी की मानी जाती थी। मैं सुन नहीं पाया क्या बोला, लेकिन मैं भी नहीं सुन पाई, क्या कहा आपने? प्ले बॉय मैगजीन में राजीव गांधी का भी इंटरव्यू था और नेहरू जी का भी इंटरव्यू था, कोई जाके चेक कर ले जो उस कैटेगरी की मैगजीन मानी। इसका क्या मतलब? मैंने तो, अरे इसका क्या मतलब, उस ढंग की मैगजीन में क्यों दिया इंटरव्यू भाई? भारत का प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहा है प्ले बॉय जैसी मैगजीन का को। प्रधानमंत्री यौन शोषण के आरोपियों को प्रोटेक्ट कर रहा है आज की तारीख में, और आप हमको ज्ञान बांट रहे हैं। मुझे बताइए, मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ाया था कि नहीं पकड़ाया था, और किसने पकड़ा था? और उस एजेंसी ने कहा कि सेमी टेलकम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान से ये आता है, और उस एजेंसी ने यह भी कहा कि 2 महीने पहले 2.25 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स सेमी टेलकम पाउडर से अफगानिस्तान से आया हुआ यहां से गायब हो गया। बताइए किस पर कार्रवाई की? अब 3-4 सवाल ले रहे हैं, जल्दी छोटा-छोटा सवाल। मेरा नाम रितु है, मेरा क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से है। जैसा कि आप विकास की बात करते हैं, हम बीजेपी ने गरीबों तक सिलेंडर पहुंचा, उस टाइम आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं पहुंचाया जब एक लेडीज उस चूल्हे के धुएं में अपनी आंखों को खराब कर लेती है? और नेक्स्ट लाइट, वहां पे मतलब एक कैंडल जला जला के बच्चे पढ़ाई करते थे, उस टाइम आप कहाँ थे? आपने उस लाइट को क्यों नहीं दिया? जवाब दीजिए। अच्छा सवाल किया आपने। हिंदुस्तान में कितने गांव है जानते हैं आप? 6,40,000 गांव। मोदी जी सरकार में आए तब तक कितने गांव में बिजली पहुंच चुकी थी? सिर्फ 18,000 गांव बाकी थे। और ये हमारी अकेले की सरकार ने नहीं, आजाद भारत में जितनी सरकारें थी उन्होंने काम किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाकर छवि खराब आपको क्यों लगता है बच्ची ने ये सवाल क्यों पूछा? नहीं, मैं बच्ची को ही बता, देखिए बच्ची ने पढ़कर बोला होगा जो भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। वो बीजेपी के व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई है। मैं तो इनके लोकसभा का जवाब बता रहा हूँ। दूसरी बात, नहीं, गैस के सिलेंडर, परसेप्शन की बड़ी लड़ाई है, जो परसेप्शन की मैं कह रहा हूं ना कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी का दुरुपयोग किया जो हमारी समय स्थापित थे। मैं ये कह रहा हूं कि गैस का सिलेंडर हमारे समय क्रेडिट तो मार्क जकरबर्ग को लेने दीजिए। व्हाट्सएप भी कांग्रेस और बीजेपी का हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के साथ किया। अगर हमारी सरकारें रही होती तो उसमें भी इंडियन कंपनी जरूर होती। जल्दी छोटा-छोटा माइक छोड़ दीजिए। अच्छा आप सोचिए। हाँ, नमस्ते सर, मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। अब आप रुक जाइए। सर, अभी आपने डिजिटल इंडिया की बात की, इंटरनेट की बात की। अभी हाल ही में एक यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सर सोशल मीडिया एक्ट पास हुआ है, जिसके अंतर्गत सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अगर आप सरकार के स्कीम्स को प्रमोट करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसमें आपको पे चेक्स दिए जा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ आप उनके फैसलों का विरोध करते हैं, असहमति व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। सर, आपको नहीं लगता कि ये हमारी आज़ादी की, अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ एक तीखा प्रहार है सर? वैसे आपके संज्ञान के लिए बता दूं, अभी हाल ही में ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले पंजाब की सरकार भी कर चुकी है और कांग्रेस के समय में राजस्थान की सरकार भी कर चुकी है। अब मैं बता रहा हूं, अब एक मिनट अब मैं आगे बता रहा हूं। देखिए वो क्या है, को कुचलने की कोशिश नहीं है ये। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये वैसे सब गुण गाते रहे बैठ के। पूरी बात सुनिए भाई, आपका टीवी चैनल है, एडवर्टीजमेंट लेता है कि नहीं लेता है? सरकारों से लेता है ना एडवर्टीजमेंट। नाउ सोशल मीडिया इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड, तो अगर उनको भी वो सरकार का कोई एडवर्टीजमेंट चलाएंगे या एडवर्टोरियल भी चलता है, आपको ध्यान हो आर्टिकल लिखा रहता, कोने में लिखा रहता एडवर्टोरियल, तो उस ढंग से सरकार उसका पेमेंट करेगी। इसमें कौन सी ऐसी खास बात है? केवल इसलिए कि अभी तक सोशल मीडिया को उस कैटेगरी से देखा नहीं जाता था। बोले उसको अब दूसरे में खिलाफ की बात है। एक मिनट, नमक रोटी की रिपोर्ट बता दी पत्रकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो जेल भेज दिया उसको। बोलने दीजिए। एक मिनट सर, चूंकि जैसे सिंपल सी बात है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक में भी ये होता है। हाँ। अगर कोई आपने ऐसा कंटेंट किया, आप कई बार कहती ना चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अब अगर कोई चीज पब्लिकली दिखा रहा तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये हवा में नहीं चलेगा कि हमने जो मनाया उल्टा सीधा दिखा दिया, भड़का दिया, चाहे ऑडिटेड एडिटेड दिखा दिया। अभी अमित शाह जी का एडिटेड वीडियो दिखाएगा कि नहीं? सरासर झूठ। और उसके बाद उसको भी तेलंगाना कांग्रेस ने रिट्वीट किया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी कि आपने अंदर बाहर का डिस्कनेक्ट करके दिखा दिया। अमित शाह जी अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम आरक्षण को हटाना चाहते हैं और उसको वो कर रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी होगी। और जैसे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पर रूल लागू होते हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। 2019 में आपके पास सिंगल मेजॉरिटी थी, उस समय आप पॉर्न कॉन्टेंट्स को बैन कर सकते थे, उसके लिए आप कोई भी बिल पास करके बैन कर सकते थे, उसमें आप अभी तक चूक रह गई क्यों? हमारी पुराने अच्छे दिन याद दिला रहा है, 303 वाले
नहीं हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत सारी चीजों को बैन किया था, और जब हमने बैन करने का प्रयास किया, आप याद करिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब बात की, सब आके चिल्लाने के लिए खड़े हो जाते थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हम बता रहे हैं हमारी सरकार ने स्टैंड लिया। ओटीटी पर भी बहुत ऐसी चीजें आ रही। हमारा कहना है कि जैसे एडिटर्स गिल्ड है, जैसे प्रेस काउंसिल है, आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए ताकि इन चीजों पर नियंत्रण बनाया जा सके। यदि स्वयं ये लोग नहीं बनाएंगे तब देखा जाएगा, तब सरकार अपने ऐसे थोड़ी मौन बैठी। ये पॉर्न विद इन इंडिया की बात नहीं हो रही है, आउटसाइड इंटरनेशनल। इसीलिए मैं कह रहा हूं उन सारी चीजों के बारे में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्या करेगा? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस ढंग की अब सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चलने लगी हैं, तो अगर हम आज नियंत्रण करें, अभी इससे पहले वाला प्रश्न क्या था अंजना जी? ये नहीं चल सकता कि अगर हम कहेंगे कार्रवाई करनी है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अगर हम ये कहेंगे कार्रवाई नहीं करनी है तो नहीं, तो फिर तो आप क्यों चलने दे रहे हैं? ठीक है। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज फॉर बीजेपी। यही जो कंगना रनौत 2 दिन पहले कहे थे जो किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, तो क्या बीजेपी इस तरह से देखती है जो किसान आंदोलन में रेप होते हैं? जवाब दीजिए। पार्टी ने उस पर स्पष्ट कर दिया है ना, वो पार्टी का मत है ना कंगना जी उस विषय पे अधिकृत। तो इन्होंने आपने कहा डिबेटों में कि खालिस्तानी क्वेश्चन है दोनों पार्टी से। नहीं, उस समय आपके सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा था, जो हमारे साथ है, उन्होंने बोला अब सर मेरे पहले तो मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, 2 क्वेश्चन है, शांतिपूर्वक सुनिए, दोनों प्रवक्ताओं से हैं सर। जी, क्वेश्चन ये है कि मैं जातिवाद पे बात करूंगा कि अगर अयोध्या में कुछ होता है तो कांग्रेस वाले मेंशन कर देते हैं दलित के साथ ये हुआ, या फिर वेस्ट बंगाल में होता है तो बीजेपी वाली ऑब्वियसली कर देते हैं। बट मेन ये जातिवाद का जो खेल चलता है, इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि इसे किस तरह से लिया जा रहा है। इस सबसे ज़्यादा जो यूथ के लिए जातिवाद बैठाया है वो तो आरक्षण दे के बैठाया हुआ है सर। इसका यूथ कब तक फेस करता रहेगा? हजारों वर्षों की दास्ता से मुक्ति का निर्णय है आरक्षण, और कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट सेंसस कराए थे, जिसको इनकी सांसद ने अभी इनकार कर दिया, जिसमें इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखरता से कह रहे हैं कि बटोगे तो कट जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि क्या कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया है सरकार ने, क्या जातिगत जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कांग्रेस पार्टी ने आपको पता है आपने आरक्षण पे एक सवाल पूछ गए, उनको कास्ट सेंसस का मुद्दा दे दिया, आप वो बताएंगे कि अब जल्दी से जवाब दूं? अब सुनिए, जल्दी से छोटा जवाब। जाके चेक करिए। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने सारे चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा है कि वो आरक्षण के खिलाफ है, पर्टिकुलरली नौकरियों में, क्योंकि ये क्वालिटी को खराब करता है। बिल्कुल गलत वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में बिल्कुल गलत, बिल्कुल बता रहा हूं आपको, सारे चीफ मिनिस्टर्स को लिखा गया। भारत का संविधान संशोधन हुआ है 1951 में, उसमें आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। अरे बात सुनिए, काहे परेशान है भाई? देखिए समझिए, आर्टिकल 15 में ये प्रोविजन था कि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। तो तमिलनाडु की अदालत में लोग गए, मद्रास की अदालत में गए और वहां रुकवाने की कोशिश की, लेकिन एक पंडित प्रश्न नेहरू यहाँ ने पर सेंसस कर लेते हैं। कितने बच्चे चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो? हाथ उठाइए, डरिए मत, अगर आपको लगता है हो तो हाथ उठाइए। एक बच्ची ने यहां पे उठाया, इधर किसी और ने, दूसरा, तीसरा, इधर, चौथा, और कोई नहीं। ओबीसी वर्ग से कितने बच्चे हैं यहाँ? ओबीसी क्या करेंगे अब ये बताइए, चलिए फटाफट बताइए, जात बताइए, अपना जात बताइए। आपने जब ये बात की है तो पूछना तो चाहिए ना कि क्या प्रतिनिधित्व। अरे आप बताइए ना, मेरे स्टेज पे कितने हैं? सारे तो दुबे, त्रिवेदी, त्रिपाठी यही आते हैं। अपनी अपनी पार्टी को बोलिए ना भेजे। यूपी कांग्रेस का ट्वीट देखिए, अभी राहुल गांधी जाके प्रयागराज में बोले थे ना जात पे, क्या लिखा है? श्री अविनाश पांडे राष्ट्रीय प्रभारी उत्तर प्रदेश, श्री वो अपने अजय राय प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, श्री प्रमोद तिवारी उपनेता राज्यसभा, श्रीमती आराधना मिश्रा सीएलपी लीडर ने श्री राहुल गांधी जी का स्वागत किया। 4 ब्राह्मण, एक भूमिहार मिलके एक कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले उसका स्वागत किया। तब इस फोटो में का नहीं दिखते जाती? बताओ भाई, आप कास्ट सेंसस आते ही इतना बैकफुट पर काहे चले जाते हैं? नहीं बैकफुट पर नहीं, हमारे तो अमित शाह जी ने नहीं कराना, बता दीजिए। कभी कहते कराएंगे, कभी हमारे अमित शाह जी ने, मगर सुनिए अभी देखिए इनका एक बड़ा आराम से जरा सुन लीजिए, समझ में। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। जूम इन कर सकते हैं। ये है हमारी कमजोरी।
ये कौन है? आपने एकदम इंदिरा गांधी 15 अगस्त 1983। इंदिरा जी के इस भाषण को आपने एकदम जादू की पुड़िया जैसा जादू की पुड़िया क्यों? अरे बोलो ना, मेरी दादी गलत कोट किया इंदिरा जी के जब 15 अगस्त 1983 को छुआछूत के खिलाफ हो, मुझे याद है। अरे सुनिए भाई, गलत कोट में मंडल लागू नहीं किया। पर प्रश्न ये था, 1956 में हमने एक कानून बनाया। हमने कहा कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ, क्योंकि छुआछूत बहुत अधिक थी। अरे भाई इंदिरा जी सही बोल रही थी, गलत के 2017 में ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुशीनगर गए, दलितों के घर पर उनको साबुन से नहलाया गया, जवाब नहीं मिला, लगाया गया, लाल कारपेट बिछाया गया। वो सर ये देख रहा है मेरी तरफ की, जवाब ही नहीं मिला। वो सवाल ये था जो इंदिरा जी का भाषण है, वो अरे मुझे ये जाने नहीं देगा सर, शो खत्म करने के बाद मुझे यहाँ से गुजरना है अभी। देखिए इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस का नारा होता था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। क्या था? आज राहुल गांधी आए हैं, सुनिए, आज कांग्रेस का नारा ये हो गया कि अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ने आए फुटपाथ पे। जातिगत जनगणना कराएंगे, अंतिम पंक्ति के लोगों को न्याय दिलाएंगे, हर हाल में दिलाएंगे। चलिए हम प्रतिज्ञा इस बात पर, राहुल गांधी ने अभी रिजाइन किया, राहुल गांधी ने अभी 2 सीटें दी, रिजाइन किया, क्यों नहीं किसी एससी ओबीसी को दिया? का जिक्र फिर से करके अपने इतिहास का, अपने शुरुआती दिनों का नए सिरे से ये दिखाने की कोशिश की है कि एक गरीब का बेटा यहां तक आया है, लेकिन हमने विकास की नई गाथा लिखी है। 4 राज्यों के आने वाले चुनावों से कितना प्रभावित है ये भाषण आज का? देखिए, जिस विषय का उन्होंने उल्लेख किया उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। आपको याद हो 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से जो पहला संबोधन दिया था प्रधानमंत्री जी ने, उसमें उन्होंने जनधन योजना की बात कही थी। जो लोग थोड़ा भी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में अंदर होंगे उन्हें पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों का मानना था कि एक साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा अकाउंट नहीं खोले जा सकते। आरबीआई के लोग कह रहे थे 2-2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खोले जा सकते। पर उस समय फुट डाउन किया क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस बैकग्राउंड से आए थे जिसमें उनको पता था कि अगर अकाउंट नहीं होगा, अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो सूदखोरों के जाल में किस ढंग से फंसा जाता है। अगला प्रश्न आया कि इसमें पैसा कहां से आएगा। मोदी जी ने कहा अकाउंट खोलो, मैं बताऊंगा पैसा कहां से आएगा। आज 53 करोड़ अकाउंट हैं जो यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से ज्यादा है, और आपको पता उसमें 2 लाख करोड़ रुपए है। ही वॉज हैविंग एवरीथिंग इन द माइंड। पहले उन्होंने कहा जनधन अकाउंट खोलो, फिर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे उस अकाउंट से पैसा पहुंचा। उसके बाद जो हमारी मुद्रा योजना शुरू हुई उसके लिए भी अकाउंट चाहिए था। फिर जैम शुरू हुआ, उसके लिए भी अकाउंट चाहिए था। यानी एक व्यवस्थित रोड मैप था कि गरीब को पॉवर्टी से कैसे बाहर निकालना है, और इसीलिए जाके अब आईएमएफ ने कहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में केवल 1% लोग रह गए। यहीं पर मैं कहना चाहता हूं, एक चाय वाले की सोच ये और जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे उनकी सोच वो, आज अंतर यह है कि आप सबको याद हो, हम लोगों के वैसे होश संभालने से पहले की पिक्चर बड़ी पुरानी फिल्म थी ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उससे पहले का डायलॉग है इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। उसके बाद ही तो गाना शुरू होता है। आज आईएमएफ के चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा कहती है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी इज 15% एंड इट इज बिकमिंग द ग्लोबल इंजन फॉर ग्रोथ। ये कौन कह रहा? आईएमएफ की चीफ। तो उस मुकाम से उस मुकाम तक लाने में और वैसे भी एक और बात बता दूं, ये सन 71 की बात है। सन 72 में लेटरल एंट्री से आए थे कौन? मनमोहन सिंह जी, जो कहते हैं लेटरल एंट्री हमने शुरू की। और 73 में जाके देखिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई दर 26% 27% थी, रेट ऑफ ग्रोथ 2% थी। कहां से कहां पहुंचाया है चाय वाले ने, ये पूरी दुनिया ने देखा है। अब किसी को चाय से ज्यादा केतली गर्म नजर आ रही हो, उसके हाथ जल रहे हो, तो उनके ऊपर छोड़ता हूं। चलिए ठीक है। अभय दुबे जी, एक प्रश्न आपसे है। प्रधानमंत्री ने आज वहां भी ये भी कहा है कि एक वक्त था जब कैश इज किंग होता था, लेकिन आज पूरे विश्व का आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो भारत का मॉडल है उसको कई यूरोपीय देश समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? कुछ तो भारत में अच्छा हो रहा होगा या नहीं हो रहा? उसी गाने की कुछ पंक्तियां मुझे भी याद आई, अभी सुधांशु जी ने याद दिलाया। तो जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो तब चांद पे जाना मुश्किल था। प्रधानमंत्री जी, कब तक आप अपने इस गरीबी का रोना रो करके भारत की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? क्या कहा आपने? इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं थे। अरे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हासिल करके सरकार बनाई ना 2014 में, 77 करोड़ फोन उस समय थे हिंदुस्तान के पास। प्रधानमंत्री, फाइनेंशियल इंक्लूजन कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ किया,
हमने कहा कि समावेशी विकास अगर करना है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमको देना होगा, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट हमको खोलने होंगे। और प्रधानमंत्री जी, आपको मैं बता दूं, 2014 में आपने भी लोकसभा में ये डेटा दिया है और फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिपोर्ट 182.6 मिलियन सेविंग बैंक अकाउंट्स थे उस समय। 2011 की जनगणना उठाई, आप लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे थे? सुन तो लीजिए, पूछ रहे हैं सर। 2011 की जनगणना, ये स्टेप वाइज होगा ना। अच्छा। ये तो सारा हम ही ने बुनियाद रखी है। आप देखिए 68% शहरी क्षेत्रों में बैंक के अकाउंट थे 2011 की जनगणना, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के पास डेटा है। उस समय हिंदुस्तान में 55% रूरल एरिया में बैंक अकाउंट थे। 2,68,000 गांवों में हमने बैंकिंग सुविधा पहुंचा दी थी। और जो बैंक के करस्पॉन्डेंट्स थे, आप कह रहे हैं मोदी जी का मॉडल आपने शुरू किया? नहीं, मोदी जी ने तो क्या किया, डीबीटी कह रहे हैं, वो डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। अरे साहब, 36% केस इन सर्कुलेशन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया क्या बताइए आप? ये तो बड़ा गाना गाते थे नोटबंदी का। मैं आपको एक और तथ्य देना चाहता हूं। जिस कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, जियो वाले, क्या किया इन्होंने? इस 4 जुलाई को देश के सब लोगों को जानना चाहिए, हिंदुस्तान के सबसे पहली जो सेवा देने वाली संस्था थी मोबाइल की, वो थी बीएसएनएल। उस बीएसएनएल को 4G के नेटवर्क के लिए क्या कहते हैं कि इंडिजीनियस इक्विपमेंट लेने होंगे आपको, तब आप आपके 4G के नेटवर्क को स्टेब्लिश करो। बरसों तक उसको पीछे धकेल के रखा। 109 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन हिंदुस्तान में हैं, उसमें से 91 है कि जो रेप के केस बढ़ रहे हैं उसमें कारण कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट कंज्यूम करना है। तो